हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार रेगुलेशन पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, लेकिन उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होंगी उसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे 2014 की जो पॉलिसी बनी थी 3 साल की रेगुलेशन उस पर, क्योंकि जितनी भी पहले रेगुलेशन पॉलिसी बनी है वो हमेशा पिछली रेगुलेशन पॉलिसियों का हवाला दे करके ही बनाई गई हैं। उनमें कंडीशंस हमेशा लगभग सेम ही रखी जाती है। बदलाव किया जाता है तो समय में बदलाव किया जाता है 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का, लेकिन जो अन्य कंडीशंस हैं वो लगभग सेम ही रखी जाती हैं। कुछ थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया जाता है, सामान्य ही। तो आज हम 2014 की पढ़ेंगे और इसमें कंडीशन से जानेंगे। अगर आपका कोई ऐसा लगता है कोई डॉक्यूमेंट इसके अतिरिक्त अनुपयुक्त है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। उससे पहले चलिए वीडियो न लंबा करते हुए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये 2014 की पॉलिसी है जो अधिसूचना जो जारी की गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो गजट नोटिफिकेशन डाला गया था 2014 को, दिनांक है 18 जून 2014। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्रमांक 6/7/2014 1GS1। हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य सेवाएं अधिसूचना संख्या 523 3 GS 70/2068 दिनांक 28 जनवरी 1970 के खंड 6 के प्रंतुक के साथ पदित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा ग्रुप ग के ऐसे पदों को जो अनुबंध आधार पर ग्रुप ग कर्मचारियों द्वारा 28 मई 2014 को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए धारण किए गए हैं, हरियाणा कर्मचारी आयोग के कार्यक्षेत्र से तथा ग्रुप ग यानी ग्रुप ग पद सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाले जाने के लिए निर्विदिष्ट करते हैं। इसका ये इसमें लिखा गया है कि जो हरियाणा का राज्यपाल है उसको 1970 के खंड 6 के आधार पर उसको शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो 3 साल की जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ग्रुप ग के यानी ग्रुप सी के जो हैं उसकी जो चयनिक प्रक्रिया है वो हरियाणा कर्मचारी आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर करने की पावर राज्यपाल को दी जाती है। मतलब राज्यपाल देता है, डिपार्टमेंटों को राज्यपाल देता है ये पावर, और ग्रुप ग की पावर जो सक्षम अधिकारी ग्रुप ग को लगाते हैं उस पे से पावर छीन उसकी पावर को विभागों को देता है ताकि वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को रेगुलर कर सकें। इसका अर्थ ये बनता है। ये हिंदी में ऐसा, ये इंग्लिश में बल्कि आसान पड़ता है ये पढ़ना। पहला हम पढ़ेंगे इसमें नीचे, सरकार द्वारा राज्य सरकार की अनुमोदना एजेंसी द्वारा अनुबंध आधार पर लगे हुए ग्रुप ग और ग्रुप ग यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी यदि वे निम्नलिखित पूरी शर्तें पूरी करते हैं तो ये इसमें दी जाएंगी। इसमें एक और लाइनें लिखी हैं कि इसमें अनुमोदित एजेंसी द्वारा, या तो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं कोई भी कर्मचारी, या फिर कोई भी सरकार की अनुमोदित एजेंसी है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, उस एजेंसी के द्वारा अगर भी कोई कर्मचारी लगाया गया तो वो भी इसमें मान्य होगा। इसमें लिखा गया, देखिए ऊपर लाइन में। आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा भी हिंदी में, या पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं अगर कोई लाइन आपने पढ़नी है। आगे पहला का फर्स्ट ये है कि कर्मचारी यानी कर्मकार जिसने 28 मई 2014 को कम से कम 3 वर्ष के लिए कार्य किया हो और वो अब भी सेवाएं में है। यानी जब ये पॉलिसी, एक तो इसमें ये बात सामने आ गई कि 28 मई 2014, देख इसमें है ना, ये सूचना जारी हुई 18 जून 2024 को और 28 मई, इसमें 18 और 20 दिन पहले की इसमें जो डालेगी, इसमें डेट वो दी गई है, वो डेट नहीं है जिस दिन सूचना जारी की गई थी 18 जून 2014 को, नहीं, वो सूचना इसमें डेट वो दी गई है जो 28 मई 2014 को, यानी पहले की, जिस दिन ये पास हुआ था उसी दिन की डेट इसमें डाली गई है। 20 दिन का फ़र्क डाला गया है। ये जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन जिस दिन आए उसी दिन तक ही मान्य हो। ठीक है, इसमें 3 साल का समय दिया गया। अगला है दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, कर्मचारी कर्मकार नियुक्त या नियोजन की तिथि को पद के लिए विहित योग्यता रखता हो। एक कर्मचारी के पास जो योग्यताएं हैं रेगुलर पोस्ट की, वही योग्यता कर्मचारी के पास होनी चाहिए। जो योग्यता, मान ली किसी भी योग्यता है, किसी भी पोस्ट का +2 है, 10th है, या उसके साथ कोई डिप्लोमा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है मान लो, ITI का मान लो, वो उसके पास होना चाहिए, तभी वो रेगुलर होगा। अगला आ गया इसमें तीसरा पॉइंट कि पद जिसके विरुद्ध नियमित किया जाना है, प्रारंभिक नियुक्त नियोजन के समय और नियमन के समय भी रिक्त पद स्वीकृत होना चाहिए। यानी जब वो कर्मचारी लगा था उस समय भी वो पद रिक्त होना चाहिए, और वर्तमान में जब
रेगुलराइजेशन पॉलिसी रेगुलर किया जाएगा उसको, उस समय भी पद वो खाली होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए वो पद। बीच में चाहे वो भर गया हो, कई बार कर्मचारी को रख लेते हैं, लेकिन उस समय और करंट में पद की खाली होना जरूरी चाहिए। यानी किसी, मैं आपको उदाहरण के लिए इसमें बता देता हूँ। मैं मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क के 5 पद हैं, उनमें से दो को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, 5 खाली हैं, 2 ही काम करें, 3 पोस्ट क्लर्क की खाली हैं। तो अगर वो उसमें कोई पोस्ट ट्रांसफ़र करवा के आ गया 2, और आते गए जाते गए, ट्रांसफ़र करवा के आते गए जाते रह गए, लेकिन 2 ऐसे ही लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि शुरुआत से लेके आखिरी तक ही खाली होने जरूरी है। बीच में अगर भर भी गए हों 5 पोस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हैं उस समय पद खाली होना चाहिए। और जब आज अगर रेगुलर हो रहे हैं आप, आज भी वो पद खाली होने चाहिए आपके आस पड़ोस में। कोई भी जरूरी नहीं बीच में चाहे बेसंग भर चुके हों, लेकिन वर्तमान में चाहिए। ठीक है, इसमें ये लिखा आता है। चौथा पॉइंट आ गया, समय समय पर जारी की गई आरक्षण पॉलिसी भी निम्न ध्यान में रखी जाएगी। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कैटेगरी कुछ कैटेगरियों के लिए होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के लिए बना रोस्टर सामान्य या अन्य वर्ग द्वारा भोगा गया है तो अगली रिक्त उक्त आरक्षित प्रवर्ग तथा परस्पर अदला बदली से भरा जाना चाहिए। अगर मतलब SC कैटेगरी से BC कैटेगरी से BCB कैटेगरी से अगर कोई पोस्टें जनरल से भर जाती हैं तो उनकी पोस्टें आगे ध्यान में रखी जाएंगी। जब रेगुलर भर्तियाँ होंगी तो उन्हीं सेम आधार पर ही उनका भर्तियों को भरा जाएगा, उनकी पोस्ट ज़्यादा निकाली जाएंगी रेगुलर में। आगे क्या है, ऐसे कर्मचारी कारगर कार्य तथा आचरण संतोषजनक होना चाहिए। तो कर्मचारियों का कार्य व आचरण संतोषजनक होना बहुत ज़रूरी है, इसमें लिखा गया है। कोई आपके खिलाफ अगर कोई भी, वर्तमान में इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए किसी कर्मचारी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है और किसी के कोई स्पष्टीकरण निकाला गया है, कोई अभद्र व्यवहार का, कोई कार्य के प्रति ना करने का, अगर कोई कार्रवाई अभी चल रही है आपके खिलाफ तो आप उसको निपटा लें। एक अपने ऐसा लेटर तैयार करवा लें कि इसका कार्य संतोषजनक है और व्यवहार भी। अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई चल रहा है, हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कोई रेगुलर कर्मचारी आपसे द्वेष में आकर के जानबूझकर आपके खिलाफ कुछ लिखवा दे, तो ऐसा ना होने दे। अभी आपने ध्यान रखना है। यही कारण है कि हम इस पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, ताकि आने वाली पॉलिसी का हम फायदा ले सकें। अगला है 6ठा पॉइंट, अंशदायगी पेंशन स्कीम सेवा के नियमित के बाद लागू की जाएगी। जब आप रेगुलर होंगे तो आपका कुछ अंशदान कटेगा जिससे आपको पेंशन मिलेगी, ये तो वो है, ठीक है वो तो। अगला 7वां पॉइंट है, अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा उपयुक्त प्रमाण पत्र तथा जन्म तिथि की दस्तावेजी सबूत संबंधी कर्मचारी से लिया जाएगा। आपके द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र और आपकी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपसे सबूत लिए जाएंगे, क्वालिफिकेशंस के अलावा, लिखा है, ठीक है जी। अगला आ गया 8वां पॉइंट, सरकारी अनुदेशों के अनुसार उसका पूर्व चरित्र पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित करवाया जाएगा यदि वह पहले सत्यापित नहीं करवाया गया। तो अगर आप रेगुलर होंगे तो आपकी पुलिस के द्वारा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाएगी रेगुलेशन के बाद, ये बाद की बात है, करवाई जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आप, अगर आपका कोई केस है, ये भी तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले, अगर आपका कोई केस ऐसा है चल रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे हैं और आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हकदार होने वाले हैं, तो आपका वो केस फटाफट निपटवा लें ताकि आपको भविष्य में कोई भी समस्या न आए, ठीक है। इसमें ये भी पता चलता है, ठीक है जी। अगला हम क्या चलते हैं, 9वां पॉइंट, ऊपर अधिक कथित मानदंड में कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी। जो ऊपर लिखी गई हैं जो लाइनें, उनमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की, इसमें ये लिखा गया है, पूरे के पूरे होने चाहिए। अगला आ गया, ये मेन मुख्य पॉइंट है जो 2, वो तो पहले पॉइंट के भाग थे में, ये है दूसरा पॉइंट नंबर 2। ऐसे पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो के कार्य क्षेत्र से तथा उसके बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ वही है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो पद रेगुलर होंगे ग्रुप सी के या ग्रुप डी के, जो भी वो रेगुलर कोई भर्ती करता है तो उसके कार्य क्षेत्र से निकाल कर बाहर किए जाते हैं वो, यानी आप डिपार्टमेंट ही डायरेक्ट रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो HSC करता है या कोई और करता है, ऐसे करते हैं। तीसरा है पॉइंट, इस प्रकार नियमित किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमन की तिथि से नियत की जाएगी। जब वो रेगुलर होंगे, जो उनकी वरिष्ठता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट तब से लागू होगी जब वो रेगुलर होंगे, तब से। अगर कोई आज रेगुलर हो गया और कल आने वाले समय में उसे पहले से लगा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रेगुलर होगा तो सीनियर वो नहीं माना जाएगा, जो पहले रेगुलर होगा वो सीनियर होगा।
और आगे क्या लिखा, और इन कर्मचारियों की नियमन की तिथि से पूर्व नियमन आधार पर अंतिम नियुक्त कर्मचारी की वरिष्ठता में नीचे रखे जाएंगे, वही लाइन है ये। तथापि ऐसे कर्मचारी की परस्पर वरिष्ठता अनुबंध आधार पर उनके पद ग्रहण करने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ठीक है, ऐसे यदि ऐसे कर्मचारियों के अनुबंध आधार पर पद ग्रहण करने की तिथि एक समान है तो आयु में बड़ा कर्मचारी वरिष्ठ होगा। अगर कोई ऐसे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी एक साथ लगे थे और रेगुलर भी एक साथ ही हो गए तो उनकी वरिष्ठता सूची उनकी उम्र के हिसाब से रखी जाएगी। जो उम्र में बड़ा होगा वो सीनियर होगा। आ गया चौथा पॉइंट। चूँकि यह पॉलिसी लोकोपकारी आधार पर एक मुफ्त उपाय है, लोक परोपकारी यानी लोगों का उपकार करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। यदि कोई व्यक्ति अधिकार के रूप में दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा, यदि इन उपयुक्त वर्णित पूरा न करने के कारण अनुपयुक्त होगा। कोई अगर इनमें अनुपयुक्त है तो वो दावा नहीं कर सकता कि मुझे रेगुलर करें। ठीक है, भविष्य में तदर्थ अनुबंध आधार पर, तदर्थ उसने बोलते हैं एडोक को बोला जाता है तदर्थ। भविष्य में तदर्थ ओब्लिक अनुबंध आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई भी गैर कानूनी अनियमित नियुक्ति नियोजन नहीं किया जाएगा। कि भविष्य में कोई गलत तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां नहीं की जाएंगी, इसका अर्थ ये बनता है। ये हिंदी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग, छठा पॉइंट है ये, आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग पूर्वानुमानित रिक्त को हिसाब में लेते हुए रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी मांगे भेजेंगे और विज्ञापन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे कर्मचारियों के नियमन के परिणाम स्वरूप विभागों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ओब्लिक सामान्य प्रशासन विभाग को पहले से भेजी गई मांग प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी विभागों से अनुरोध है कि वह निश्चित करें कि उन कर्मचारियों की सेवाओं के नियमन से क्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ओब्लिक सामान्य प्रशासन में भेजी गई रिक्तियां परिवर्तित हो गई हैं। यदि हाँ तो संबंधित विभाग कर्मचारी चयन आयोग ओब्लिक सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में 1 सप्ताह की अवधि के भीतर शुद्धि पत्र जारी करवाने के लिए अनुरोध करेगा। इसका अर्थ ये बनता है लास्ट वाला पॉइंट का कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा रेगुलर भर्तियां करवाने के लिए हरियाणा कर्मचारी आयोग को या फिर अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको कोई चिट्ठी लिखी है तो जब रेगुलर हो जाएंगे कुछ कर्मचारी तो वो संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, कम होनी ही है। अगर रेगुलर कर्मचारी होंगे तो जो भी संख्या में बदलाव होगा कम होगी तो वो दोबारा से उनको एचएससी को या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजना है कि हमारे यहाँ संख्याएं इतनी रहती हैं, पहले इतनी थी, उसको अमेंड करवाना है, शुद्धि पत्र करवाएंगे। तो ये है पूरी हमने लेटर ये पढ़ लिया है। इसमें जाना कि हमने क्या क्या कदम हमने आगे उठा लेने चाहिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी आने से पहले। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारे बीच में हो और कम से कम समय की बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को उसमें फ़ायदा हो सके। अगर इस वीडियो को आपने अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में अब रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो हम एक नई वीडियो फिर डाल देंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।